कॉम्बिनेशन बनाने हैं सच दैट जो ओवरऑल पावर है वो n-1 ही रहे। तो हम a के पावर को एक एक करके डिक्रीज करेंगे और b के पावर को एक एक करके बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या मतलब उसका एग्जांपल से देखो समझ जाओगे। जैसे फर्स्ट टर्म इज a की पावर n-1, सेकंड टर्म a के पावर को एक कम कर दो तो a की पावर n-2 इंटू b। मतलब अगर आप एक कम करोगे तो एक भी बढ़ाना पड़ेगा, दो a कम करोगे तो दो b बढ़ाना पड़ेगा, तीन a कम करोगे तो तीन b बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट, ऐसा a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-2 इंटू b प्लस a की पावर n-3 इंटू b स्क्वायर, कहां तक, b की पावर n-1 तक। यानी हम एक के सारे पावर खत्म। ठीक है, वही जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि एलसीएम ऑफ 2 एंड रूट 2 क्या होगा, तो बहुत सारे आंसर कहते हैं, बच्चे कहते हैं 2 कहते हैं, कोई बच्चे 2 रूट 2 कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कुछ और भी कह देते होंगे, कुछ वो भी आंसर आएंगे जो आप खुद सोच रहे हो, बाकी कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो ये आंसर करेंगे जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो बच्चों का नंबर थोड़ा। हेलो एवरीवन, तो हमें बेसिक मैथ्स के सेकंड लेक्चर पे आ चुके हैं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा था, अब हम बिना किसी देर के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का वो डिविजिबिलिटी टेस्ट है। आपने बचपन में कुछ रूल्स पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी के, तो हम उसको यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है। ठीक है, ये चीजें आपने बचपन में पढ़ी है, पर कुछ अगर नया मैं सिखा पाऊं तो देखता हूं उसे। जैसे अगर आपने 2 का स्टार्ट करा तो 2 की रूल क्या होती है डिविजिबिलिटी की, कि एनी इवन नंबर है ना, या फिर एनी नंबर जिसके लास्ट के डिजिट में क्या हो, इवन नंबर हो या फिर जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। राइट, तो लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, राइट, इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, राइट। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, है ना, तो लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, करेक्ट। अच्छा, आप ऐसे भी सोचो ना, ऐसे मैं बच्चों को बताता हूं कि 2 की पावर 1 था, इसका मतलब 4 का मतलब 2 की पावर 2 था। तो हमने क्या कहा, लास्ट का एक डिजिट 2 से डिविजिबल है। इसमें हमने क्या कहा, लास्ट के 2 डिजिट्स 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल है। दूसरे जब 8 का पढ़ोगे तो 8 का था 2 की पावर 3, तो वहां पे हम कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 5 की रूल क्या है, 5 के रूल में आता है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, करेक्ट। 6 में क्या होता है, डिजिट्स सॉरी नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, राइट। यानी वैसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है उसको हम क्या कहते हैं, डिविजिबल बाय 6 कहते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, करेक्ट। 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू 3। तो इन जनरल मैथ्स में ना जब ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, आगे जाकर पीएनसी भी पढ़ोगे, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब एंड होता है। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो कि मैं 2 इंटू 3 लिखता हूं, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 3 से भी डिविजिबल होगा, करेक्ट। तो 6 इज 2 इंटू 3, दो प्राइम नंबर्स आ गए यहाँ पे 2 एंड 3, तो ये नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा। अच्छा, मान लो अगर मैंने क्वेश्चन लिखा कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 15, तो 15 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 5, करेक्ट। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 3, यानी कोई नंबर अगर 15 से डिविजिबल है तो 5 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा, करेक्ट। यहां हमने सीखा। 7 का मैं सिखाता हूं अभी, इन जनरल ऐसे बुक्स में लिख देते हैं, कोई रूल नहीं है और कुछ खास से काम भी नहीं होता है। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी का ऐसा नहीं याद रखोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, पर मैं सिखा दूंगा फिर भी। अभी 8 का भी मैंने कह दिया, क्या होता है ये 2 की पावर 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, राइट। 9 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, तो 9 और 3 थोड़ा मिलता जुलता है ना। 3 क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, और 9 का क्या मतलब है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो इनमें से बस एक रह गया, वो 7 वाला पार्ट था। एक चीज सिखाता हूं, देख लो, याद रखना उसे, कि रूल्स ऑफ 7 का एग्जांपल से सिखा देता हूं उसको मैं। जैसे मालूम मैंने लिखा 147 एक नंबर है, ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऐसा कहता है कि 7 जो लास्ट के डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 2 14, और उसको रेस्ट ऑफ द डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दो।
यानी इस लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 2 14, और ये जो 14 है, जो नंबर्स यहाँ पे आएंगे उसको रेस्ट ऑफ डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यदि आंसर 0 आ रहा है या फिर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, एक्चुअली इसका कोई काम ज्यादा आया नहीं अभी तक। ठीक है, फिर भी आप जान लो अपने हिसाब से कि लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना और रेस्ट ऑफ द डिजिट से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। करेक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। मान लो क्वेश्चन आया 7382b, यहां एक नंबर है 7382b। क्वेश्चन है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। करेक्ट। तो अभी हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 एंड 5 दोनों से ही डिविजिबल होगा। करेक्ट। तो ये नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो पहले 5 का चेक करते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो ये लास्ट का डिजिट है वो 0 या फिर 5 होगा। तो बी के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 5। करेक्ट। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये b 0 है तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा यहाँ पे, 7 + 3 10 + 2 12, और b था 0 तो 12 + a। और यहां पे सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 7 + 3 12 और 5 17 + a। करेक्ट। एंड सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो खुद सोचो यहाँ पे a क्या क्या हो सकता है। तो 12 में क्या क्या ऐड करोगे आपके नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो पहला 0 है, देन 3 है, देन 6 है, देन 9 है। 3 का AP बनता है हमेशा। ठीक है, पहला एक निकाल लो, बाकी उसमें बस 3 ऐड करते जाओ। तो a के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 3 6 एंड 9। यहां पे देखो 17 में क्या ऐड करोगे कि ये 3 का मल्टीपल बन जाए, तो 1। तो a के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 देन 4 देन 7। 10 मत कर देना क्योंकि 10 में फिर 2 डिजिट्स आ जाएंगे। ये एक सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी सिंगल डिजिट में ही आएगा। तो यानी आंसर आप कैसे लिखोगे, इफ b is 0 then a is 0 3 6 9, and if b is 5 then a is 1 4 और 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप अगर देखोगे तो ये डिविजिबिलिटी रूल था। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी है इसमें, है ना। 7 का ऐसे इन जनरल बच्चों को मालूम नहीं होता है, पर अगर देख लेना बस 7 का कैसे होता है, उससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमें देखने होते हैं एक दो। नेक्स्ट आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि बच्चों को लगता है उन्हें बहुत आता है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ चीजें हमें सीखनी होती है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें सीखना होता है। जैसे अगर आप खुद सोचो कि जो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 है, राइट, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 ये कितना होता है, 4 होता है, सारे बच्चों को मालूम है। ठीक है, वही जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि एलसीएम ऑफ 2 एंड √2 क्या होगा, तो बहुत सारे आंसर कहते हैं, बच्चे कहते हैं 2 कहते हैं, कोई बच्चे 2√2 कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कुछ और भी कह देते होंगे। कुछ वो भी आंसर आएंगे जो आप खुद सोच रहे हो, बाकी कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो ये आंसर करेंगे जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो वो बच्चों का नंबर थोड़ा कम है, पर ठीक है, वैसे बच्चे भी होते हैं ना। तो क्या होता है देखो यहाँ पे, तो ये तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट ये रॉन्ग है। तो समझते हैं पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो 2 एंड 4, राइट, इसका अगर हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है 2 में कुछ मल्टीप्लाई करा हमने एंड 4 में हमने कुछ मल्टीप्लाई करा, एक कॉमन नंबर पे आके पहुंच गए, दैट इज कॉमन मल्टीपल, राइट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन 8 भी हो सकता है, 2 × 4 8, 4 × 2 8, पर सबसे लीस्ट कॉमन क्या मिला हमें, 4, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। करेक्ट। अब जो मल्टीपल आप यूज कर रहे हो ना, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करा, 4 में कुछ मल्टीप्लाई करा, दैट मल्टीपल, ठीक है, शुड बी एन इंटीजर। कभी कभी हम देखते हैं वहां पे मोस्टली नेचुरल नंबर ही आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। अब आप खुद सोचो 2 एंड √2, करेक्ट, 2 एंड √2, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करो, √2 में कुछ मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई करोगे, कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। अब बताओ, इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, हाँ या ना। अब 2 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल इंटू रैशनल इज रैशनल, एंड √2 इंटू रैशनल इज इररेशनल, करेक्ट। रैशनल इंटू इररेशनल क्या था, रैशनल। क्या ये कभी कॉमन हो पाएगा, ये कभी भी कॉमन पॉसिबल ही नहीं है कि रैशनल और इररेशनल इक्वल हो जाए। हाँ, कोई कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं सर आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करने को कहते हो तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 0 नहीं होना चाहिए ना, 0 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहां हमने देखा कि 2 और √2 में आपने कुछ रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करा, तो एक कॉमन प्लेस पे कभी पहुंच नहीं पाएगा, यानी कोई कॉमन नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे, हाँ या ना। तो फिर इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो √2 एंड √2 का एलसीएम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 2 एक रैशनल नंबर है, इसमें कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई करो, एंड √2 एक इररेशनल नंबर है,
इसमें कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो ये रैशनल आएगा और ये इरैशनल आएगा, क्योंकि ये नंबर सेम नहीं है तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने क्या समझा यहाँ पे, तो पहला नोट आपने क्या लिखा कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक रैशनल एंड इरैशनल नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता है, पहला पॉइंट ये। तो अगर 2 और पाई का पूछूं तो क्या करोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसका ही है। अच्छा ये एलसीएम ना मैं वो बच्चों वाला नहीं सिखा रहा कि 2 एंड 4 एंड 6 का एलसीएम बताओ, वो आप अच्छे से करके आए हो यहाँ पे, ठीक है। मैं एलसीएम का वो पार्ट बता रहा हूं जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जेई के लिए। करेक्ट। एक चैप्टर आता है पीरियोडिक फंक्शन करके, जहां हम पीरियड निकालते हैं किसी फंक्शन का, वहां में इन एलसीएम के कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर मैं आपको ये लिख दूं √2 एंड 2√2, तो यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या हैं, यहाँ पे दोनों नंबर्स ही मेरे इररेशनल है, ठीक है। तो क्या इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, तो चेक करते हैं। तो √2 एंड 2√2, √2 में 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 मल्टीप्लाई करो, कॉमन नंबर पे पहुंच गए। और मल्टीप्लाई करने के लिए जिसका आप यूज कर रहे थे वो एक इंटीजर है, तो बिल्कुल ये एलसीएम के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 2√2। तो आपने क्या देखा कि अगर दो इररेशनल नंबर हैं तो एलसीएम एग्जिस्ट कब किया, जबकि इसकी इररेशनलिटी सेम है। मतलब अगर ये √2 है तो ये भी क्या √2 वाले टर्म्स ही हैं इसमें। तो यानी क्या लिखोगे यहां पे, एलसीएम ऑफ irrational numbers exists if irrationality is same, right। तो अगर दोनों को जो इररेशनल बना रहा है वो अगर सेम है तो इनके बीच का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। आप डायरेक्टली सोच सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था ना √2 एंड 2√2, क्या इररेशनलिटी सेम है, बिल्कुल है। तो आप √2 को गायब करो, बाद में उसको पुट कर देंगे, ठीक है। √2 गायब किया, क्या नंबर दिखा हमें 1 एंड 2, 1 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है 2, और जिसको गायब किया था उसको वापस से लगा दो, इसका एलसीएम क्या होगा 2√2। सो इजी है ना। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि 3√2 एंड 2√2 का एलसीएम बताओ, तो दोनों की इररेशनलिटी सेम है, उसको गायब कर दो तो नंबर क्या दिखेगा 3 एंड 2। 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो किसका आंसर क्या होगा 6, और जिसको गायब किया था उसको वापस यहां लगा लो, तो 6√2 इज द एलसीएम। करेक्ट। तो क्या क्या पॉइंट हमने सीखा, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। दो इररेशनल नंबर एक का एलसीएम कब एग्जिस्ट करेगा, जब इररेशनलिटी सेम हो, अदरवाइज वहां भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट आता है अगर मेरे पास नंबर्स फ्रैक्शन में हो, लाइक अगर मैंने कहा एलसीएम ऑफ 1/3 2/6 सॉरी 2/9, मैंने कहा इसका एलसीएम बताओ, तो इसके लिए एक रूल होता है, क्या होता है वो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। व्हाट इज न्यूमरेटर में क्या क्या है यहाँ पे 1 एंड 2, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर 3 एंड 9, ये रूल होता है, ठीक है। अगर हमें फ्रैक्शंस के बीच में एलसीएम फाइंड करना है तो उसका रूल क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2, एंड एचसीएफ ऑफ 3 एंड 9 इज 3, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2/3। तो दिस इज द आंसर। करेक्ट। तो होपफुली आप एलसीएम को सीख गए हो। तो 3 पॉइंट्स याद रखना। पॉइंट नंबर 1, एलसीएम ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट नंबर 2, एलसीएम ऑफ इररेशनल एंड रैशनल सॉरी एलसीएम ऑफ बिटवीन इररेशनल नंबर एग्जिस्ट इफ इररेशनलिटी इज सेम। पॉइंट नंबर 3, अगर हमें फ्रैक्शंस के एलसीएम को फाइंड करना है तो क्या होता है वो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ भी अब जब निकालोगे तो सेम चीजें याद रखना। एचसीएफ आपको फाइंड करना आता है, सेम एचसीएफ ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। एचसीएफ ऑफ इररेशनल नंबर एग्जिस्ट इफ इररेशनलिटी इज सेम। करेक्ट। उसमें बस ये याद रखना कि जो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस होता है ना, एचसीएफ ऑफ a/b एंड c/d, एलसीएम में क्या था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पे क्या होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो दिस इज द रूल। करेक्ट। तो होपफुली एलसीएम एचसीएफ आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है, कि हमें एक्स्ट्रा क्या जानना था इसमें। वो बहुत सारे जो अच्छे बच्चे होंगे जिनको याद होगा पहले से, ठीक है, पर जो नए सीख रहे हो वो इसका ध्यान रखना, कितना हमें पढ़ना है इसमें, इतना कुछ हमें आना चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम 2 4 6 का एलसीएम निकालने के अलावा ये सब हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, किसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो, इफ px is divided by x minus alpha, then p alpha is the remainder। आया ना, लाइक क्या कहा मैंने, इफ सॉरी px इक्वल्स टू 0, नहीं px इक्वल्स टू 0 नहीं, px ही रहने दो, है ना। if px is divided by x minus alpha, then p alpha is the remainder, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा px is equals to x cube plus x square plus 1 is divided by x minus 1, find remainder, तो आप क्या कहोगे, p of 1 दैट इज 1 पुट करो, कितना आ गया 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका 3। इजी वन है ना, आसान सा ही, करेक्ट। नेक्स्ट, फैक्टर थ्योरम की, कोई एक फैक्टर है कि नहीं, कोई एक फैक्टर दे देगा और बोलेगा बताओ ये किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो जैसे हमने रिमाइंडर में कहा था, बताओ अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, करेक्ट। तो यानी वही हो गया ना, इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा एंड p ऑफ अल्फा इज 0, तो x माइनस अल्फा क्या होगा, रिमाइंडर होगा उसका, ठीक है। यानी अगर रिमाइंडर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा ये। इसका मतलब क्या है, px is divided by x minus alpha and p of alpha is 0, then x minus alpha is a factor, आया ना, x minus alpha is a factor, ये आपने सीखा हुआ, ठीक है। अब इसका हम काम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन फाइंड करना आपको सिखाऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर पे, तो आप देखना हम इन सब चीजों को वहां पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पे था वो कॉन्सेप्ट हमने खत्म करा था, पॉलिनोमियल के फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ के बारे में हमने डिस्कस करा। इसके बाद आता है सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, जहां पे हम थोड़े अलजेब्राइक फॉर्मूले पढ़ते हैं, ये भी आपको होपफुली बहुत लोगों को याद होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, एंड a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इजी वन, करेक्ट। नेक्स्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, एंड फोर्थ वन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या है, कुछ हम इसमें आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, जो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे उन फॉर्मूले को हम यहाँ देखते हैं। तो कुछ पहले कुछ सिंपल से फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b, एंड a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b, करेक्ट। नेक्स्ट वन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन, a क्यूब
प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो सेट वन ऑफ फॉर्मूला ये है कि आपने कुछ ये फॉर्मूले पढ़े होंगे जहां पे ए प्लस बी की पावर स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में देखें तो एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज ए क्यूब सॉरी ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन और ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है। तो पहले ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम देखो इस फॉर्मूले से क्या ऑब्जर्व करते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अगर मैं पहले लिखूं ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, करेक्ट, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अब देखो क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया, एक फैक्टर हमने बाहर निकाल दिया, तो ये जो पावर एन है वो एक कम हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड हम ब्रैकेट बनाएंगे उसमें पावर क्या होगा, ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब हमें ए और बी के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं सच दैट जो ओवरऑल पावर है वो एन माइनस वन ही रहे। तो हम ए के पावर को एक एक करके डिक्रीज करेंगे और बी के पावर को एक एक करके बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या मतलब है उसका, एग्जांपल से देखो समझ जाओगे। जैसे फर्स्ट टर्म इज ए की पावर एन माइनस वन, सेकंड टर्म ए के पावर को एक कम कर दो तो ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी। मतलब अगर आप एक कम करोगे तो एक भी बढ़ाना पड़ेगा, दो ए कम करोगे तो दो बी बढ़ाना पड़ेगा, तीन ए कम करोगे तो तीन बी बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसा ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर, कहां तक, बी की पावर एन माइनस वन तक। यानी हमें ए के सारे पावर खत्म कर देने। जैसे आप देखो मैंने कहा अगर आपसे, अच्छा ये कब ट्रू है, व्हेन एन इज नेचुरल नंबर, करेक्ट। जो पावर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपने क्या लिखा, ए माइनस बी। अब एक पावर कम हो गया ना तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में और एक पावर कम करो तो ए कम किया तो एक बी लगाया, फिर एक और कम करो तो ए की पावर जीरो, तो वहां क्या हो गया, बी का स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला। तो खुद सोचो अगर मैं ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर कहूं तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी, फिर ए क्यूब। अब कब पावर कम करो ए का तो ए स्क्वायर, तो बी बढ़ाना पड़ेगा, फिर ए में और एक पावर कम कर दो, बी में और एक पावर बढ़ाना पड़ेगा, एक और कम कर दो, बी में और एक बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट वन इज ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी एंड सेम पावर कम करते जाओ, ए की पावर एन माइनस वन, बस यहाँ ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, एन माइनस टू, राइट, एन माइनस टू इंटू बी एंड सो ऑन, करेक्ट। पर ये फॉर्मूला तब ट्रू है व्हेन इज एन इज ऑड इंटीजर, करेक्ट, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर, राइट। जब एन क्या हो, एक ऑड नेचुरल नंबर हो, तभी ये फॉर्मूला ट्रू है, अदरवाइज ये इवन के लिए ट्रू नहीं है। तभी देखो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये फॉर्मूला नहीं लगाया था, करेक्ट। लेकिन अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखोगे तो क्या फॉर्मूला बना था उसका, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, पावर हमने कम कर दिया, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो होपफुली ये फॉर्मूला को समझ में आ गया होगा कि कोई सा भी पावर पूछे वो, तो हमें ए की पावर एन प्लस माइनस बी की पावर एन का फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला कब ट्रू है, जब एन नेचुरल नंबर हो। ये वाला फॉर्मूला कब ट्रू है, जब एन एक ऑड नेचुरल नंबर हो, करेक्ट। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला में ये आता है एक फॉर्मूला, ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, और वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ये जेई में एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, पर आप देख लो एक बार इसको, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो दिस इज द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। अब इसमें जो आप ये टर्म देख रहे हो ना, देखो ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो इधर वाला, ये खुद में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म खुद में अलग से इंपॉर्टेंट है, इसको अगर अलग से हम लिखना चाहें, किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। कैसे लिखा हमने इसे, तो बहुत ही सिंपल है, इस पूरे में आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो,
तो आपको लिखना पड़ेगा हाफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसको अगर आप देखोगे तो 2 बार a स्क्वायर आ रहा है, 2 बार b स्क्वायर आ रहा है, 2 बार c स्क्वायर आ रहा है, 2 बार ab, 2 बार bc, 2 बार ca। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक फॉर्मूला बनाते हैं। 2ab के साथ में होल स्क्वायर कैसे बनेगा, जब वहां a और b आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc के लिए हमें b और c चाहिए तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ac के साथ में हमें क्या चाहिए, a और c, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखो यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये c माइनस सी का होल स्क्वायर है, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला बन के आता है। अब बताओ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूं ये जो लेफ्ट साइड टर्म लिखा है ये जीरो कब होगा, जब ये इंडिविजुअली जीरो होंगे, करेक्ट। इंडिविजुअली जीरो होने का मतलब क्या हो गया, इधर दिस जीरो और दिस जीरो, करेक्ट। तो यहां क्या लिख सकते हो आप, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दिस जीरो का मतलब क्या है, a इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या, b इक्वल टू सी, सी इक्वल टू, यानी तीनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर ये वाला जो टर्म है ये जीरो कब होगा, व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और नोट देखते हैं, इसमें और इसको सीखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहां पे देखो, अब अगर मैं कहूं इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, देन बताओ, यानी अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है तो अपना लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो राइट साइड को भी जीरो बनना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लेफ्ट साइड जीरो है देन इधर दिस जीरो और दिस जीरो, करेक्ट। तो इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc देन दिस इक्वल्स टू जीरो और दिस इक्वल्स टू जीरो, मतलब देन a प्लस बी प्लस सी इज जीरो और दिस इज जीरो। और ये कब जीरो होता है, व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ये दो कंडीशन सही होता है। यानी क्या लिखा मैंने, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc देन दिस और दिस इज ट्रू, करेक्ट। कोई बच्चे कहते हैं सर हमने बचपन में तो ये पढ़ा था कि abc a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। वो स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस है। वहां क्या लिखा हुआ है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, यानी अगर इफ राइट साइड इज जीरो तो लेफ्ट साइड जीरो होगा। मैंने यहां क्या लिखा है, इफ दिस इज जीरो, तो अगर लेफ्ट साइड अगर जीरो है तो राइट साइड में दो टर्म्स है ना, दोनों में से कोई एक भी जीरो हो सकता है। तो यानी क्या लिखा हमने वहां पे, इफ दिस जीरो देन a प्लस बी प्लस सी इज जीरो और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। दोनों थोड़े अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc तो उसके दो सॉल्यूशन होंगे, क्या क्या, a प्लस बी प्लस सी इज जीरो और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज जीरो तो उसके सिर्फ एक सॉल्यूशन होंगे, वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc, करेक्ट। तो ये कुछ अलजेब्राइक फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, एक मिनट देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा मैंने, इफ एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 24xy इज इक्वल्स टू 64 और क्वेश्चन पूछा है फाइंड x प्लस 2y, करेक्ट। ये क्वेश्चन था अपने पास में। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज करोगे, देखो इसको हम, तो अगर आप देखोगे तो एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब, 8y क्यूब का मतलब हो गया 2y होल क्यूब, 64 को इधर ले आओ तो आप उसको लिख सकते हो माइनस 4 का क्यूब, करेक्ट। 64 इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 64 मतलब माइनस 4 का क्यूब। और 24 का मतलब क्या है, 24 को इधर ले जाओ तो क्या लिखोगे आप इसको, 3x 2y इंटू माइनस 4। देखो आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसी क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिखा है, आया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। इसका मतलब क्या है, दो कंडीशंस ट्रू हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और a इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। सही है।
अपने से पूछा क्या x प्लस टू वाई की वैल्यू ना, तो यहाँ देखो केस वन में क्या आ रहा है आंसर x प्लस टू वाई की जगह पे 4, तो केस वन का आंसर क्या x प्लस टू वाई इज 4। केस टू का आंसर क्या होगा, x प्लस टू वाई पूछा है ना, x भी -4 2y भी -4, तो समीशन कितना होगा -8, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस टू वाई। तो अब दिख रहा है आपको x प्लस टू वाई के दो सॉल्यूशन है, इधर 4 और -8। हम क्या करते हैं ना, ये वाला पार्ट भूल जाते हैं बहुत बार, इसका ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है या फिर a प्लस बी प्लस सी इज 0 है, करेक्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। इसमें ना बहुत सारे रूल्स होते हैं, कॉम्पोनेंडो होता है, डिविडेंडो होता है, अल्टरनेंडो होता है, इन्वर्टेंडो होता है, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। पर बस एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको मैं, उस चीज को याद रखना, बाकी सब कुछ काम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, मैं इसे बच्चों को ये बताता हूं कि आप लेफ्ट साइड जो भी ऑपरेशन लगाओगे, सेम ऑपरेशन को राइट साइड कॉपी कर दो, दोनों के रेशियोज फिर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे देखो, अगर मैंने लिखा ए अपॉन बी को मैंने लिखा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर में क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो बस सेम काम आप राइट साइड भी कर दो, तो क्या लिखोगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी को हम कंपोनेंट और डिविडेंडो भी कहते हैं ना, पर इसको हम कंपोनेंट और डिविडेंडो करके याद करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा a अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, फाइंड 3a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b, मान लो ये पूछा मैंने, तो हमने किया क्या है, देखो हमने न्यूमरेटर में क्या फाइंड करा है, 3 टाइम्स न्यूमरेटर प्लस 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, तो यहां भी वही करो, 3 टाइम्स न्यूमरेटर प्लस 2 टाइम्स डिनोमिनेटर अपॉन, नीचे क्या किया हमने, न्यूमरेटर माइनस 3 टाइम्स डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर माइनस 3 टाइम्स डिनोमिनेटर, तो सॉल्व करो, ये आंसर है 21 प्लस 10 अपॉन 7 माइनस 15, दैट इज माइनस ऑफ 31 बाय, सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना आप, माइनस 31 अपॉन 8, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपसे रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां a बाई बी कुछ दिया हुआ और ऐसा कुछ पूछा है आपसे, तो आप वहां पे रूल लगा लो कि जो काम न्यूमरेटर में कर रहे हो वही काम इधर वाले के न्यूमरेटर में करो, जो इसके डिनोमिनेटर में कर रहे हो वही काम इसके डिनोमिनेटर में करो, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट रूल ये कहता है, देखो कि इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी इज इक्वल्स टू e बाई f, तो ये किसके इक्वल होता है, यू कैन ऐड, ना न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो अपॉन डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लो, दोनों चीज के भी रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट रूट्स भी कर सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने लिखा a बाई बी, एक सेकेंड, a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी इज इक्वल्स टू e बाई f, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मूला या काम नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन काम नहीं कर रहा, तो सबसे बेस्ट ये होता है इस जो भी रेशियोज दे रखे हैं इसको k अज्यूम करो एंड देन सॉल्व कर दो, खत्म। तो रेशियो प्रोपोर्शन में बस दो ही चीज आप याद रखना कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आराम से प्रॉपर्टीज से बन जाता है। दूसरा क्या होता है, यार कुछ प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है तो उस रेशियो को आप k मानो, तो k अज्यूम करने से क्या होगा, k अज्यूम करने से ये हो जाएगा कि a b के इक्वल हो गया, c d के इक्वल हो गया, e f के इक्वल हो गया एंड सो ऑन। जैसे मान लो क्वेश्चन किसी ने पूछा अपने से कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू e बाई f इज इक्वल टू k, देन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना होगा। तो हमने क्या लिखा है, इसको k माना तो a की जगह b के पुट कर सकते हो, तो यहां पे a की जगह b के पुट कर लो, क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस, एक सेकंड मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं, देन फाइंड अंडर रूट, न्यूमरेटर्स को स्क्वायर कर रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ए को आपने बी के लिख दिया, सी को क्या लिखोगे डी के, तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ई को क्या लिखोगे एफ के, तो एफ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ के पॉजिटिव ऐसा लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा के स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो रूट के बाहर आ जाएगा के और वो रूट वाला टर्म कट जाएगा, तो ये रेशियो अगेन किसके इक्वल है, के इक्वल है, यानी ये जो तीनों रेशियोज हैं वो इसी के इक्वल है। यानी अगर आप
सिंपली ऐसे ऐड करोगे तो भी रेशियो सेम रहेगा, रूट लगाओगे तो रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, तो स्क्वायर रूट है तो हमने क्या किया, अंदर स्क्वायर करके ऐड कर लिया। मान लो अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो यहाँ क्यूब करके ऐड किया होता, तो भी रेशियोज क्या होते हैं, सेम आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न होता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक्स थे जो इस पार्ट में हमने डिस्कस करा था, है ना। नेक्स्ट हम बेसिक मैथ्स के थर्ड पार्ट में लाके आएंगे, और वो आप अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो आपने कहीं ना कहीं क्लास 9-10 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी, वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, इन जनरल ये जो चीजें होती हैं ये बच्चे एक बार पढ़े होते हैं तो उन्हें कभी कभी ये बोरिंग लगता है कि ये तो हमें आता है, पर अब जो चीजें होंगी पार्ट थर्ड में जहां पे हम इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और उसमें बहुत सारे शॉर्टकट हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इजी तरीके से कैसे चीजों को सोचा जाता है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके पार्ट थर्ड में, हम अच्छे से पढ़ो तब तक, थैंक यू सो मच।